Hello everyone, welcome to our channel Biochemistry Guide. Today we will learn about the topic biotechnology, principle and processes. So let's start the topic. First of all, we will discuss what is biotechnology. So biotechnology deals with the technique of using live organisms and enzyme from organisms to produce product and processes useful to humans. तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लाइव ऑर्गेनिम्स या फिर उनकी एंजाइम्स जो वो प्रोड्यूस करते हैं उसको यूज़ करके कोई प्रोडक्ट या फिर कोई प्रोसेसेस बनाते हैं जो कि हमारे हम ह्यूमंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है. इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड या वाइन which are all micro-mediated processes could also be taught as a form of biotechnology. तो जैसे कि हम पहले से ही काफ़ी पुरानी कल्चर है, बहुत पहले से ही हम लोग कर्ड, ब्रेड और वाइन बनाते आए हुए हैं. कैसे बनाते थे? माइक्रोब से बनाते थे. दीज आर द माइक्रो-मेडिएटेड प्रोसेसेस. ठीक है. तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी के ही अंदर आता है. हाउएवर इट इज़ यूज्ड in unrestricted sense today to refer to such of those processes which use genetic modified organisms to achieve the same on a large scale. Further, many further processes and techniques are also included under biotechnology. For example, in vitro fertilization, that is leading to the test tube baby and synthesizing a gene and using it. Developing a DNA vaccine या correcting a defective genes are all part of बायोटेक्नोलॉजी. तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की फॉर्मेशन, या फिर हम कोई जीन की सिंथेसिस कर रहे हों या इसका यूज़ कर रहे हों, या फिर हम कोई डीएनए का वैक्सीन, डीएनए का सिर्फ वैक्सीन नहीं, डिफरेंट काइंड्स के वैक्सीन होते हैं, वैक्सीन बना रहे हों या फिर किसी भी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट कर रहे हों. ठीक है. करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन्स को जो भी हम वर्क करते हैं, इन सब को कहाँ पे, ये सब कहाँ इंक्लूडेड होता है? इन द these are all the part of biotechnology. Now moving further to the next slide, we will see the European Federation of Biotechnology, that is EFB, has given a definition of biotechnology. That यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने डेफिनेशन दिया था बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है. कि उनका ये कहना है कि द इंट्रीगेशन ऑफ नेचुरल साइंस, जो नेचुरल साइंस है उसका इंट्रीगेशन ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग आर पार्ट्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो इंट्रीगेशन किसी भी इंट्रीगेशन नेचुरल साइंस का, ऑर्गेनिम्स का, सेल्स का, किसी भी पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का, किसके लिए? फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और उसके सर्विसेज के लिए इंटीग्रेट करना नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिम्स, सेल्स और जो भी ये सारे मॉलिक्यूलर एनालॉग्स होते हैं, इन सब का इंटीग्रेशन क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है. एक और डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी का कि द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का एक्सप्लॉयटेशन फॉर द इंडस्ट्रियल एंड अदर पर्पसेस, especially genetic manipulation of microorganisms for the production of what? Antibiotics and hormones etc. is called biotechnology. यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने इंडस्ट्रियल और अपने पर्पसेस के लिए. ठीक है. उसका हम कैसे यूज़ कर रहे हैं? बाय द जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स का जेनेटिक मैनिपुलेशन करके वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और उसको यूज़ हम कर रहे हैं एज द एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स. सो these all are the definition of biotechnology. Now we will see the principle of biotechnology. Among many, the two core techniques that enable birth of modern biotechnology are genetic engineering and bioprocess engineering. So we will see what is the difference between the genetic engineering and the bioprocess engineering. Genetic engineering is a technique to alter the chemistry of genetic material, that is DNA and RNA,
to introduce these into host organisms and thus change the phenotype of host organisms. तो क्या होता है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग एक टेक्निक होती है जिससे कि हम जो जेनेटिक मटेरियल होती है उसकी केमिस्ट्री में कुछ चेंजेस लाते हैं, अल्टरनेशन लाते हैं और उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में। और इससे क्या होता है, इससे उसका फिनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है। ठीक है, वी चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, सो दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। नाउ वी विल सी व्हाट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इज द मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल that is microbial contamination free, यानी maintenance of sterile ambience in chemical engineering process। जैसे कि वहाँ पे कंटामिनेशन ना हो, माइक्रोबियल का कोई भी वहाँ डेवलपमेंट ना हो, जैसे कि डिफरेंट बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं तो उनका डेवलपमेंट वहाँ पे ना हो, तो उसको मेंटेन करना, स्टेराइल एक एम्बियंस बनाओ जिसमें कि केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो और उसमें हमें जो डिज़ायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं या फिर यूकैरियोट सेल्स की ज़रूरत है उसको लार्ज क्वांटिटी में उनका ग्रोथ करो। मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स फॉर एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, वैक्सीन्स बनाने के लिए या फिर एंजाइम्स बनाने के लिए। ठीक है, एक ऐसे एनवायरनमेंट का बनाना जहाँ पे कि हमारे जो रिक्वायरमेंट के बैक्टीरियाज हैं वही खाली ग्रो कर पाएँ और दूसरे कोई और उसको इन्फेक्ट ना कर पाएँ, और उनके यूज़ से हम क्या बनाएं, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन या एंजाइम। इसको हम कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टू टर्म्स। नाउ मूविंग फर्दर we will see what is cloning. Cloning क्या होती है? Cloning is the process of producing individual organisms with identical or virtual identical DNA either by natural or artificial mean। तो क्लोनिंग में क्या होता है? क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम प्रोड्यूस कर पाते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिम्स को, या वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं या फिर वो वर्चुअली आइडेंटिकल डीएनए से बने हुए होते हैं। इसको दो प्रोसेस से बनाया जाता है, पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। ठीक है, और इसका दूसरा डेफिनेशन हम कह सकते हैं, एन एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो कोई भी एलियन डीएनए लें, उसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से लिंक कर दें सो दैट दिस एलियन पीसेस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट। इससे क्या होगा कि एलियन पीस ऑफ डीएनए जो होगा वो रेप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को इन द होस्ट ऑर्गेनिम्स, और इसको हम कहेंगे कि क्लोनिंग। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए टेम्पलेट बना रहे हैं। ठीक है, ना What are the steps behind this genetic modified organisms? हम कैसे किसी genetic modified organisms का मैन्युफैक्चर करते हैं? ठीक है, तो there are 3 basic steps in genetic modifying an organisms. There are how many steps? There are 3 steps which are required for genetically modifying any organisms. First, identification of DNA with desirable gene. सबसे पहले क्या होता है कि हम डीएनए का आइडेंटिफिकेशन करें जो हमारी डिज़ायरेबल जीन होती है उसका। ठीक है, दूसरा होता है इंट्रोडक्शन टू द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट सेल। अब दूसरा, अगर हम आइडेंटिफाई कर लिए कि हमारी ये डिज़ायरेबल जीन है और ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इसे हमें अगले तक पहुंचाना है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन कर देंगे किसमें, अपना जो आइडेंटिफाइड डीएनए है होस्ट में इसका इंट्रोडक्शन कर देंगे, और उसके बाद फिर इसका मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफ़र द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। उसकी प्रोजेनी में इसका ट्रांसपोर्टेशन करना, ट्रांसफ़र करना और इसका मेंटेनेंस करना तीसरा पॉइंट होता है। नेक्स्ट, we will see the tools of recombinant DNA technology. In this video we will see about the tools of recombinant DNA technology, and I will make another video on the topic that is recombinant DNA technology. So let's start. Let's see what are the tools behind the recombinant DNA technology.
First of all, restriction enzyme. What are the restriction enzyme? In the year 1963, the two enzymes which are responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated. One of these added methyl group to DNA while the other cut DNA. The latter was called restriction endonucleases. तो क्या हुआ था कि 1963 में दो एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल थे कि जो बैक्टीरियोफाज का जो ग्रोथ है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे, उनमें से एक एंजाइम क्या करता था, मिथाइल ग्रुप का एडिशन करता था डीएनए पे, और दूसरा जो था वो कट करता था डीएनए को, और इसको हमने नाम क्या दिया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस. ठीक है. द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस वाज हिंट सेकेंड and whose functioning depended on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later. It was found that Hind second always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific of 6 base pair. तो जो Hind second है उसका काम क्या था कि वो हमेशा कहाँ पे कट करता था, डीएनए मॉलिक्यूल को तब कट करता था जब स्पेसिफिक सीक्वेंस जो कि 6 बेस पेयर का बना हुआ है उसे रिकॉग्नाइज करे तब. एंड दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस. क्या कहते हैं इसको, रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हाइंड सेकेंड. ठीक है. बिसाइड हाइंड सेकेंड, टुडे वी नो मोर देन 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequences. अभी तक कितनी डिस्कवरी हो चुकी है, 900 restriction enzyme की डिस्कवरी हो चुकी है. कहाँ, कितने 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से. ठीक है. और जो कि सारे के सारे सबके डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं. ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम यहाँ देखेंगे कैसे वो कट करता है. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हम यूज़ करते हैं वो वेक्टर डीएनए और जो फॉरेन डीएनए है दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिखाया गया है. द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट, यानी दोनों ही जो स्ट्रैंड होते हैं वेक्टर डीएनए के और फॉरेन डीएनए के एक साथ वो कट करता है. ठीक है. इको आर आई कट द डीएनए बिटवीन बेसेस जी एंड ए. इको आर आई जी और ए के बीच के जो बेसेस होते हैं उनको कट करता है. व्हेन द सीक्वेंस, जब हमें सीक्वेंस जी ए ए टी टी सी दिखता है, इज प्रेजेंट इन द डीएनए. तो जैसे हम अभी पिछले अपने स्लाइड में देखा था कि रिकॉग्निशन, एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होना चाहिए. तो यहाँ पे स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, GAATTC. तो यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है इसको अगर ये डिटेक्ट कर लेता है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे वर्क करने लगेगा. ठीक है. वर्क करके वो क्या करेगा, वहाँ पे कट करेगा सेम वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए. वेक्टर डीएनए का क्या है, वेक्टर डीएनए में हमें अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट करना है और इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, इसकी कॉपीज बनेंगी. ठीक है. तो यहाँ तक हो गया. जब ये कट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये स्टिकी एंड्स फॉर्म करते हैं. और ये डीएनए जो फ्रैगमेंट्स होते हैं एक दूसरे से कैसे ज्वाइन करते हैं, इन्हीं स्टिकी एंड्स के द्वारा वो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं. ठीक है. और इसमें हेल्प करता है इसे डीएनए लाइगेज. कौन हेल्प करता है, डीएनए लाइगेज. Now, belong to a large class of enzyme called nucleases. These are two. Restriction enzymes are of two kinds. What are they? Exonucleases and endonucleases. दो तरह के restriction enzyme होते हैं, exonucleases और endonucleases. पहला है exonucleases. तो exonucleases क्या करता है, it removes nucleotides from the end of DNA, whereas
तो एक्सोन्यूक्लियस का काम होता है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ से रिमूव करता है, एंड ऑफ डीएनए, सिर्फ एंड से वो रिमूव कर पाता है, तो इनका नाम होता है एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, यानी ये बाहर का काम करते हैं, बाहर से, मतलब जो भी डीएनए का बाहर का साइड होता है, एंड्स होते हैं, वहाँ से ये न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं। एक्सो यानी बाहर, समझ लो एक्सिस, ठीक है। इस तरह से हम लर्न कर सकते हैं एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए, वेयर एज वहीं एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, दे मेक कट्स एट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। ये मेक कट कहाँ कट करता है, स्पेसिफिक पोजीशन पे विद इन द डीएनए, इनसाइड द डीएनए, बीच में कहीं पे भी डीएनए के। Each restriction endonucleases function by inspecting the length of the DNA sequence. Once it finds its specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the two strands of double helix at specific points in their sugar phosphate backbones. Each restriction endonucleases recognize a specific palindromic nucleotide sequences in the DNA, ठीक है। तो सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस को, और ये स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस का नेचर कैसा होता है, पैलिंड्रोमिक होता है। पैलिंड्रोमिक का मतलब एक साइड से हम जो रीड करें वो दूसरे साइड से भी सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम ये वर्ड लिख रहे हैं, लाइक मलयालम, तो अगर हम यहाँ से इसे रीड कर रहे हैं तो ये और ये दोनों तरफ से रीड करने पे हमें क्या मिल रहा है, सेम वर्ड मिल रहा है ना। तो वैसे ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस भी होते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। Now we will see what are the cloning vectors. Cloning vectors क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। क्लोनिंग वेक्टर्स is a small piece of DNA into which a foreign DNA can be inserted for cloning purposes. तो क्लोनिंग वेक्टर्स वो होते हैं जहाँ पे हम, मतलब क्लोनिंग वेक्टर इज अ स्मॉल पीस ऑफ डीएनए। क्लोनिंग वेक्टर एक पीस होता है डीएनए का जिसमें कि हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं फॉर आर क्लोनिंग पर्पस, यानी क्लोन करने के लिए हम फॉरेन डीएनए का इंट्रोडक्शन करते हैं उसमें। अ वेक्टर इन अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज यूज्ड टू कैरी अ फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, it has ability to self-replicate and integrate into the host cell. The vector have help in analyzing the molecular structure of DNA. Vector can be a plasmid, बैक्टीरिया प्लाज्मिड से आ सकते, प्लाज्मिड हो सकते हैं बैक्टीरियम के, सेल हो सकते हैं हाई ऑर्गेनिम्स के, या फिर डीएनए हो सकते हैं किसी भी वायरसेस के। द टारगेट डीएनए इज इंसर्टेड इनटू द स्पेसिफिक साइड ऑफ वेक्टर। टारगेट डीएनए को क्या करते हैं हम, एक स्पेसिफिक साइड वेक्टर के स्पेसिफिक साइट पे इंसर्ट करते हैं और लाइगेट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज की हेल्प से उससे हम लाइगेट करते हैं यानी जोड़ देते हैं। द वेक्टर इज देन ट्रांसफॉर्म इनटू द होस्ट सेल फॉर रेप्लिकेशन। अब वेक्टर क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू द होस्ट सेल फॉर रेप्लिकेशन। वहाँ पे उसका रेप्लिकेशन होगा और रेप्लिकेशन से क्या होता है, मल्टीपल कॉपीज बनते हैं। What are the features of cloning vector? क्लोनिंग वेक्टर्स के, अब देखो क्लोनिंग वेक्टर इतना बड़ा काम कर रहा है तो क्लोनिंग वेक्टर के कुछ फीचर्स भी होंगे, इंपॉर्टेंस होंगे, सब तो क्लोनिंग वेक्टर कहलाएंगे नहीं, तो फीचर्स क्या होंगे अब इसके। तो क्लोनिंग वेक्टर्स के फीचर्स हम लोग देखेंगे। The cloning vector possesses following features. First, the cloning vector should possess an origin of replication. तो क्लोनिंग वेक्टर को हमेशा एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अपने पास रखना होता है, मतलब उसमें हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए, सो दैट इट कैन सेल्फ रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। इससे क्या होगा कि वो सेल्फ रेप्लिकेट करेगा अपने आप को, ठीक है। इट शुड हैव अ रेस्ट्रिक्शन साइट, इसके पास खुद का रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। इट शुड हैव अ सेलेक्टेबल मार्कर, इसके पास खुद का सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या होता है
कि ऐसा मार्कर, मतलब जैसे कि एंटीबायोटिक्स का या फिर कोई मतलब मेडिसिन या फिर बायो मार्कर समझ लो, कोई भी सेलेक्टेबल मार्कर उसके पास होना चाहिए विथ एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दैट फैसिलिटेट स्क्रीनिंग ऑफ द रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिम्स, ठीक है, जो कि फैसिलिटेट करे रिकॉम्बिनेंट that facilitate the screening of the recombinant organisms. It should be small in size so that it can easily be integrated. इसको small in size होना चाहिए कि आराम से integrate हो जाए host cell में. It should be capable of inserting large segment of DNA, और इसके पास कैपेबिलिटी हो कि ये इंसर्ट कर सके लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए को भी. और इट शुड possess multiple copying cloning sites. It should be capable of working under the prokaryotic as well as eukaryotic system. तो इसके पास ऐसा मतलब कुछ, जैसे कि अगर इसको हम इंसर्ट करें प्रोकैरियोटिक सेल में या फिर कभी इंसर्ट कर दे यूकैरियोटिक सेल में, तो इसको ऐसा अपने आप को बना कैपेबिलिटी इसके पास होनी चाहिए कि ये वर्क कर सके दोनों ही सिस्टम में, ठीक है. Now what are the different types of cloning vectors? तो क्लोनिंग वेक्टर्स के डिफरेंट कौन कौन से टाइप है वो हम लोग देखेंगे. पहला टाइप है प्लाज्मिड्स, दूसरा है बैक्टीरियोफेज, फिर क्या आता है फास्मिड्स और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ठीक है. तो पहला क्या है, प्लाज्मिड्स है. तो प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्लाज्मिड दीज आर द फर्स्ट वेक्टर यूज्ड इन जेनेटिक क्लोनिंग. ये क्या है, पहला वेक्टर है जो कि हम जीन क्लोनिंग में यूज़ करते हैं. दीज आर फाउंड इन बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स एंड आर्की. दीज आर नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल. दे हैव हाई कॉपी नंबर एंड possess एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. इनके पास क्या होता है, हाई कॉपी नंबर, ठीक है, इनके पास हाई कॉपी नंबर होता है और ये पजेस क्या करते हैं, इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है. तो अभी प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि क्या कैरेक्टर होना चाहिए क्लोनिंग वेक्टर का, कि इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होना चाहिए. तो इनके पास है, सो दे आर क्लोनिंग वेक्टर्स. दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स. दे इनकोड प्रोटीन विच आर नेसेसरी फॉर देयर ओन रेप्लिकेशन. ये भी कैरेक्टर हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देख लिया है. और these are the examples of plasmids. So what are this? PBR322, PUC18, F plasmid. These are the some example of plasmid vectors. Now we will see what are the bacteriophages. Bacteriophages, these are the more efficient than plasmid for cloning large DNA inserts. अगर स्मॉल इंसर्ट्स है तो प्लाज्मिड ठीक है, लेकिन अगर लार्ज इंसर्ट्स हैं डीएनए के तो बैक्टीरियोफेज ज़्यादा एफिशिएंट होता है एज कंपेरिजन टू प्लाज्मिड. फेज लैम्डा M13 फेज, दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियोफेज. 53 किलो KB डीएनए कैन बी पैक्ड इन बैक्टीरियोफेज, यानी जिसका मॉलिक्यूलर वेट 53 KB का है डीएनए का, वो पैक्ड हो सकते हैं किसमें, बैक्टीरियोफेज में. द स्क्रीनिंग ऑफ फेज प्लैग इज़ मच ईजियर. तो इसका स्क्रीनिंग करना काफ़ी ईजियर है दैन द स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल कॉलोनीज. नाउ व्हाट आर द फास्मिड्स. फास्मिड क्या होते हैं, फास्मिड कैसे क्लोनिंग वेक्टर्स हैं. दीज आर आर्टिफिशियल वेक्टर्स. दे आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ M13 फेज. तो M13 फेज के कॉम्बिनेशन के साथ फास्मिड को यूज़ किया जाता है. दे possess multiple cloning sites and inducible lag genes promoters. They are identified by blue white screening. ये कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसका नाम है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग. उसको यूज़ करके हम इसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं. बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, दीज आर सिमिलर टू ई कोलाई प्लाज्मिड वेक्टर्स. ये क्या होते हैं, ये ई कोलाई प्लाज्मिड जो होते हैं उसके
सिमिलर होते हैं, ठीक है। इकोलाई प्लाज्मिड वेक्टर्स जो होते हैं उसके जैसे होते हैं। और इसको ऑब्टेन कहाँ से हम लोग करते हैं, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरली अकरिंग एफ प्लाज्मिड एंड दीज आर यूज टू स्टडी जेनेटिक डिसऑर्डर। इसका मेन यूज़ क्या है, इसका मेन यूज़ है कि हम इसे यूज़ करके जेनेटिक डिसऑर्डर को मतलब जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और दे कैन अकोमोडेट लार्ज डीएनए सीक्वेंसेस विदाउट एनी रिस्क। और ये लार्ज डीएनए सीक्वेंस को अच्छे से मतलब ये वेक्टर्स जो हैं कैरी कर सकते हैं। सो एवरीवन, आई वांट टू से थैंक यू।